नमस्कार विद्यार्थियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने इससे पहले कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में चर्चा की कि कॉपीराइट कैसे अस्तित्व में आया, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वापस से जानते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट एक ही कृति के संबंध में विभिन्न अधिकारों का समूह होता है। इन अधिकारों को पूर्णतः या पृथकतः समुद्देशित या अनुज्ञप्त किया जा सकता है। यह परीक्षा की लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिकारों का समूह है, बंडल्स ऑफ राइट है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 14 के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार निम्नलिखित कृतियों या उसके किसी पर्याप्त भाग के संबंध में कुछ कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होता है। अधिकारों का समूह कैसे देखिए, इसमें साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ, चलचित्र, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, और इसके साथ इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह कई चीज़ें शामिल हैं। अगर आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको पढ़ें तो ये एक सकारात्मक अधिकार है, किसी को कुछ करने का अधिकार देता है, तो साथ ये नकारात्मक अधिकार भी है, किसी को करने से रोकता है। ये एक आर्थिक अधिकार भी है। इससे क्या कि प्रतिलिपि अधिकार से व्यक्ति को उसका आर्थिक फायदा होता है। तो जो भारत में जो सर्वप्रथम प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम है वो 1914 में पारित किया गया था, जो मुख्य रूप से इंग्लैंड के प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1911 पर आधारित था। वर्तमान प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम वर्ष 1957 में पारित किया गया। भारत को वर्ण अभिसमय और सार्वभौमिक प्रतिलिपि अधिकार अभिसमय का सदस्य होने के नाते प्रतिलिपि अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुकूल बनाने के लिए वर्ष 1983, 84, 1992, 94 एवं 1999 में संशोधन करना पड़ा। जो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: कृतियों के विभिन्न वर्गों जिनमें प्रतिलिपि अधिकार का अस्तित्व होता है की परिभाषा और रचयिता को प्रदत्त अधिकारों के क्षेत्र का व्यापक प्रावधान किया गया है। प्रतिलिपि अधिकार के रजिस्ट्रीकरण को सरल बनाने, अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के निपटारे और प्रतिलिपि अधिकार की अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत जारी करने के बारे में विनियामक प्राधिकरणों के रूप में प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय और प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड की स्थापना, कृत्यों एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है। विभिन्न कृतियों के संबंध में प्रतिलिपि अधिकार के प्रथम स्वामी को अभिनिर्धारित करने के बारे में उपबंध किया गया है। विभिन्न वर्गों की कृतियों के लिए प्रतिलिपि अधिकार की अवधि विनिर्दिष्ट की गई है। प्रतिलिपि अधिकार स्वामित्व के समुद्देशन और प्रतिलिपि अधिकारों की अनुज्ञप्तियों जिनमें अनिवार्य अनुज्ञप्ति सम्मिलित के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रसारण संगठन एवं प्रस्तुतकर्ताओं के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन और अतिलंघनकारी कृत्यों के बारे में भी प्रावधान किया गया है। रचयिता को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। अतिलंघन के विरुद्ध सिविल एवं आपराधिक उपचार भी प्रदान किए गए हैं और विधिक कार्यवाही के संबंध में निराधार धमकी के विरुद्ध उपचार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। तो ये इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जो इसकी विषय वस्तु है वो विषय वस्तु रचित या अरचित किसी भी तरीके से हो सकती है, प्रकाशित या अप्रकाशित किसी भी तौर पर हो सकती है। अधिनियम की धारा 2 मई के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए कृति से निम्नलिखित कृतियों में कोई भी विपरीत अर्थात साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति, चलचित्र, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। तो जो प्रतिलिपि अधिकार की जो विषय वस्तु का उल्लेख है वो धारा 13 के उपबंधों के अधीन किया गया है। प्रतिलिपि अधिकार की विषय वस्तु के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है वो है मौलिक। अगर आपकी कृति मौलिक होगी तो ही उसको प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त होगा, भले ही आपने उसको प्रकाशित न करवाई हो। ध्यान रखिए, प्रतिलिपि अधिकार की विषय वस्तु प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों मामलों में लागू है। प्रतिलिपि अधिकार के अस्तित्व के लिए कृति का मौलिक होना एक अनिवार्य शर्त है। अधिनियम के अंतर्गत प्रतिलिपि अधिकार के लिए साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों से पूर्व मौलिक शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है।
विधि अमूर्त विचारों में सांपत्तिक अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं करती है और न ही कोई विचार प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम द्वारा संरक्षित है। अगर आपके मस्तिष्क में अगर किसी कहानी लिखने की चर्चा चल रही है, अगर आप किसी कहानी या किसी नाटक के बारे में सोच रहे हैं और कुछ दिनों बाद में पाते हैं कि जो आपने सोचा है और उसको ही आप बाजार में एक प्रकाशित रूप में देखते हो, तो वहाँ पर आप प्रतिलिपि अधिकार का दावा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो विचार आपके अमूर्त है, वो विचार आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं। जब तक आप उनको मूर्त रूप नहीं दोगे तब तक आपको उस पर प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब किसी विचार को मूर्त रूप में प्रदान कर दिया जाता है तो वह कृति के रूप में प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण प्राप्त करने योग्य हो जाती है। जब कोई विचार मूर्त रूप में साकार हो जाता है तो यह कॉमन लॉ में सांपत्तिक अधिकारों का विषय बन जाता है, जिसको विधि और न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। परंतु तब जबकि इसमें नवीनता या मौलिकता का लक्षण विद्यमान हो। तो मौलिक शब्द का तात्पर्य विचारों की मौलिकता से न होकर उस विचार की अभिव्यक्ति की मौलिकता से होता है। विचारों को किसी भी तरीके से कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है जब तक कि वो विचार वास्तविक रूप से मूर्त रूप न लेता हो। इस बात को आप याद रखना हमेशा। अधिनियम का संबंध विचार की उत्पत्ति से नहीं बल्कि विचार की अभिव्यक्ति से है। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल मौलिक कृतियाँ संरक्षित है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कृति मौलिक या आविष्कारशील विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिलिपि अधिकार विधियाँ विचार की मौलिकता से संबंधित न होकर विचार की मौलिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। साहित्यिक कृति की दशा में विचार की अभिव्यक्ति मुद्रण या लेखन के द्वारा हो सकती है। कृति रचयिता से उद्भूत होनी चाहिए। अब किसी कृति मौलिक है या नहीं है, इसका क्या पैमाना है? किसी कृति का मौलिक होना सुनिश्चित करने का निर्विवाद और निरापद तरीका यह है कि यदि उन कृतियों का पाठक, दर्शक या प्रेक्षक उन कृतियों को पढ़ने या देखने के पश्चात ये स्पष्ट रूप से विचार रखता है कि या सुस्पष्ट प्रभाव के अंतर्गत आता है कि पश्चातवर्ती कृति पूर्ववर्ती मौलिक कृति की नकल है। पश्चातवर्ती कृति मौलिकता के अभाव में प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकती है और पश्चातवर्ती कृति के रचयिता का ऐसा कार्य साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। तो आज हमने प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की विषय वस्तु एवं प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।